आजकल ऑफिस में बड़ा उथल पुथल है सब। काम चल रहा है ना। और सोचते हैं 5 दिन में खत्म हो जाएगा, 5 अगस्त तक खत्म हो जाने के लिए सोचे थे, अब 10 आ गया। अब लग रहा है 15 अगस्त चला जाएगा। बुध ग्रह से क्या हम विचार करेंगे, इसके बारे में हमें जानना है। अगर आपको ग्रहों का कारकत्व अच्छे तरीके से पता चल गया, किस ग्रह से क्या विचार होगा, किस भाव से क्या विचार होगा, तो आप प्रिडिक्शन आसानी से कर पाएंगे, तालमेल बना ले जाएंगे। बुध से पहली चीज तो आप ये जान लीजिए, ये मुख मुख से जितने भी एक्टिविटीज होती हैं वो सब बुध में आएगा। मुख से हम बोलते हैं, यानी बोलना। बोलने से क्या आशय है, वाणी। वाणी आपकी बुध में आ जाएगी, बोलना आपका बुध में आ जाएगा, उच्चारण आपका बुध में आ जाएगा। अच्छा, किसी व्यक्ति की चतुराई कैसे दिखाई पड़ती है? किसी व्यक्ति की चतुराई उसकी वाणी से ही पता चलती है। भाई, जब तक बोलेगा नहीं कुछ तब तक कैसे पता चलेगा? तो बुद्धि की चतुराई, वाणी की चतुराई इसी में आ जाएगा। स्वाद लेना इसी में आएगा, कुछ खाएंगे पिएंगे तो स्वाद भी मुख को ही मिलेगा, तो स्वाद भी इसी से पता चलता है। तो वाणी से जुड़ा हुआ हर विषय इसमें आ जाएगा, यानी बोलना, उच्चारण, कम्युनिकेशन हो गया, संवाद हो गया, प्रोनाउंसिएशन हो गया। सब मिलती जुलती चीजें हैं। तो ये सब आ जाएगा आपका बुध में। एक तो वाणी, दूसरा बुद्धि। बुद्धि से विचारणीय हर चीज। बुद्धि से हम क्या करते हैं, एक तो बुद्धि लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे। दूसरा, किसी भी चीज का हम तर्क कैसे कर सकते हैं। तर्क और वितर्क कैसे होता है, बुद्धि से। बुद्धि ही तर्क प्रस्तुत करती है। किसी भी चीज का एनालिसिस कैसे हम करते हैं, आंख से नहीं, कैसे, बुद्धि से। एनालिसिस बुद्धि ही करती है हमारी। तो बुध हमारा मुख है, बुध हमारा बुद्धि है। बुद्धि से संबंधित हर क्रियाकलाप, किसी चीज का विश्लेषण करना, किसी चीज को सही तरीके से या गलत तरीके से हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें भूमिका बुध की है। बुध अच्छा होता है तो व्यक्ति चीजों को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाता है, बुध अच्छा नहीं है तो चीजों को अच्छे तरीके से नहीं प्रेजेंट कर पाएगा, विश्लेषण एनालिसिस अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। तो मुख से संबंधित सभी कार्य, बुद्धि से संबंधित सभी कार्य। तीसरा, बुध व्यापार का कारक ग्रह है। व्यापार से जुड़ा हुआ सब कुछ, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, जितने भी पेपर वर्क हैं सब बुध में आते हैं। अकाउंटिंग आ जाएगा, लेखा जोखा आ जाएगा, हिसाब किताब आ जाएगा, पेपर की इंडस्ट्री आ जाएगी, पुस्तक आ जाएगा, कागज आ जाएगा। पुस्तक कहाँ छपती है, प्रिंटिंग प्रेस में, प्रिंटिंग प्रेसेस में आ जाएगा। पुस्तक से जुड़ी हुई हर चीज, लेखा जोखा से जुड़ा हुआ हर चीज, हिसाब किताब निकालना, अकाउंटिंग, ये सब होता कैसे है? अकाउंटिंग तर्क का विषय, बुद्धि का विषय है। बुद्धिमान पुरुष ही लेखा जोखा कर सकता है, तेजस जी। लेखा जोखा का काम बुद्धिमान को ही मिलता है। मूर्ख आदमी को देंगे तो क्या वो निकाल पाएगा? कैलकुलेशन गड़बड़ कर देगा। हिसाब किताब के लिए हम हमेशा अच्छे व्यक्ति को रखते हैं, जिसके पास दिमाग हो। तो वही फिर है, बुद्ध बुद्धि है तो बुद्धि से ही क्या निकलता है, हिसाब किताब, लेखा जोखा, अकाउंटिंग वही करेगा, कैलकुलेशन। तो बुध से सभी प्रकार का कैलकुलेशन आ जाएगा। बैंक में बैठा हुआ या फिर किसी भी जगह पर बैठा हुआ क्लर्क आएगा बुध में ही। क्लर्क का काम ही होता है हिसाब किताब निकालना। जिस स्तर पे उसका पद हो वहां पर वो हिसाब किताब रखता है। तो बुध इन सारी चीजों का कारक हो जाएगा। जहां भी आप दिमाग लगा रहे हैं तर्क का प्रयोग हो रहा है, ज्योतिष भी इसीलिए बुध में आ जाता है।
ज्ञान तो आएगा बृहस्पति में, एस्ट्रोलॉजी का कितना ज्ञान है और उस ज्ञान को आप कैसे व्यक्त कर पाएंगे ये बताएगा बुध। कितना तर्क आप लगा पाएंगे। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी के लिए गुरु और बुध दोनों अच्छे हों तो पूछना ही क्या है। गुरु और बुध की राशि में आपकी कुंडली में ज्यादा ग्रह हो, दोनों मिला करके गुरु की राशि में और बुध की राशि में ज्यादा ग्रह हो, तीन प्लैनेट हो, दो हो, तो आप शिक्षा, एजुकेशन, एस्ट्रोलॉजी, पढ़ाना लिखाना, ये सब काम कर सकते हैं। कंप्यूटर से जुड़ा सब कुछ आएगा, आईटी, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब बुध में ही आता है। कोई कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहा है, आर्टिफिशियल कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, ये सब बुध में ही आएगा। इंटरनेट से जुड़ी सभी चीजें बुध में आ जाती हैं। बुध का क्षेत्र बहुत विशाल है, आईटी सेक्टर पूरा बुध में ही आता है। क्यों? आईटी सेक्टर क्या बताता है? किसी चीज को कैसे करना है, खोज यही तो करना है। कुंडली नहीं बनती थी पहले, पंचांग से बनता था। तो आईटी ने क्या किया, टेक्नोलॉजी ने क्या किया, कुंडली कैसे खुलेगी, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, उस चीज का रास्ता दिखाया। किसी भी चीज का हाउ टू, कोई भी काम कैसे होगा, हाउ टू डू, ये बुध में ही आता है। बुध अच्छा होता है तो व्यक्ति हर चीज का हाउ टू अच्छे से जानता है, ये काम कैसे करना, ये काम कैसे करना। बुध अच्छा होगा तो व्यक्ति हर चीज को अपने आप स्वाध्यायी होगा, अपने आप सीखने का प्रयास करेगा। बुध जो है आईटी सेक्टर हो गया, बुध जो है ट्रेनिंग पर्पज वाले सभी काम बुध में आएंगे। ट्रेनिंग जहाँ कहीं भी आप, चाहे ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग दे रहे हैं, चाहे कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, कंप्यूटर की ट्रेनिंग दे रहे हैं, पढ़ाने लिखाने में बुध की भूमिका आ जाती है। ट्रेनिंग देने वाला काम ये करता है। बृहस्पति तो नॉलेज है किसी भी क्षेत्र का, और बुध उसका रिप्रेजेंटेशन है। उस ज्ञान को रिप्रेजेंट प्रेजेंट कैसे करना है समाज में, ये बुध बताएगा। बुध अच्छे वाले व्यक्ति बड़े चालाक, इसीलिए चालाकी माना जाता है क्योंकि बुध वाणी भी है, बुद्धि भी है। तो जो बुद्धि में है वह आएगा वाणी के माध्यम से, इसीलिए अच्छे टीचर और अच्छे ट्रेनर का बुध अच्छा होता है। तो बुध बहुत अच्छा होना जरूरी है कुंडली में। अस्त होने का मतलब यह नहीं है कि बुध खत्म हो गया। बुध की राशि में ज्यादा ग्रह हो तो बुध आपकी कुंडली में डोमिनेंट है। सूर्य की राशि में ज्यादा ग्रह हैं तो सूर्य डोमिनेंट है। जिस ग्रह की राशि में ज्यादा ग्रह होंगे वो ग्रह डोमिनेंट होता है। क्यों? राशि मतलब क्या है? उस ग्रह का घर। नीलेश जी हमारे घर में है, मान लीजिए मैं बुध हूँ, मिथुन राशि मेरी है और कन्या मेरी है। नीलेश जी हमारे घर में है, नीतू जी हैं, अवनीश जी हैं, मनोज जी हैं, केतकी जी, ये सब हमारे घर में बैठे हमारी राशि में। बताइए आप, जिसके घर में बैठे होते हैं उसके इन्फ्लुएंस में जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता है? उसके घर में जो सुख साधन सुविधाएं खाने पीने को मिलेगा वही आप खा पी सकते हैं। उसके संगति का, उसके घर के माहौल का आपके ऊपर असर आएगा, आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। अब आप हमारे घर में हैं और हमारे घर में रोज शाम को 4 बजे से 5 बजे तक युद्ध होता है, तो है तो आपको वो युद्ध देखना है, सुनना है, आप उससे प्रभावित होंगे। तो जन्म के समय जो ग्रह जिस राशि में है वो तो है। अब वो कहे कि मुझे युद्ध नहीं पसंद है, ना पसंद रहे, है उस राशि में जन्म के समय तो है, इन्फ्लुएंस्ड होगा उससे। तो जिस ग्रह की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह हो वह डोमिनेंट सबसे अधिक होता है। अगर वह ग्रह कुंडली में अच्छा हो तो उस ग्रह से जुड़ा व्यापार पकड़ लेना अच्छा होता है। बुध की राशि में आपके ज्यादा ग्रह हैं और बुध ठीक ठाक स्थिति में है तो बुध का काम आप पकड़ लीजिए, क्योंकि ज्यादातर ग्रह आपके किसके प्रभाव में है? बुध के प्रभाव में है। तीन ग्रह बुध के प्रभाव में चार, यानी बुध उन ग्रहों को प्रभावित कर रहा, बुध का बिजनेस करेंगे। एक तो बुध खुद अपने से जुड़े हुए काम का लाभ देगा और जो उसके घर में बैठे हैं उनसे भी कहेगा
चलो इसकी मदद करो, क्योंकि वो उसके घर में है। तो जिस ग्रह की राशि में ज्यादा ग्रह, दोनों राशियां मिला करके, गुरु की धनु मीन है, धनु मीन मिला के देख लीजिए। इसीलिए मैं बोला अगर गुरु और बुध की राशि में ज्यादा ग्रह हो तो व्यक्ति गुरु और बुध के मिले जुले काम को पकड़ सकता है, पढ़ाना लिखाना सिखाना, एजुकेशन, एस्ट्रोलॉजी, टीचिंग, फिलॉसफी देना, ये सब पकड़ सकता है। शनि के घर में है ज्यादा ग्रह तो शनि का काम पकड़ लीजिए। अब अगर वह शनि कुंडली में अच्छा होगा, बलवान होगा, तो काम उतना ही बेहतर रहेगा। शनि की राशि में मान लीजिए 3 ग्रह है। अब शनि कुंडली में उच्च का है, अच्छे भाव में है, तो व्यक्ति शनि ग्रह का काम पकड़ेगा, ज्यादा विकास करेगा। शनि नहीं अच्छा है तो शनि का काम पकड़ लिया तो भी विकास करेगा, अब पहले की अपेक्षा कम करेगा। शनि अच्छा होता तो ज्यादा विकास होता। तो एक तो ये तरीका है जानने का कि कौन सा ग्रह ज्यादा प्रभावी हो रहा है और वह कुंडली में कितना बलवान है। दूसरा, दसम भाव में किस ग्रह का प्रभाव है, कैसा है, यही चीज आप D10 कुंडली में भी चेक कर सकते हैं। लगन कुंडली के साथ साथ D10 में भी। अगर D10 में भी जिसकी राशि में ज्यादा ग्रह है उसी को पकड़ लेंगे तो और भी अच्छा है। तो बुध हो गया आपका ये सब लेखा जोखा, पढ़ाना लिखाना, टीचिंग, वाणी से जुड़ा काम, बुद्धि से जुड़ा हर काम। बुध अच्छा होगा तो आप किसी चीज को लंबा बोल सकते हैं। यू कैन एक्सप्लेन एनीथिंग लॉन्गर, ज्यादा लंबे समय तक। सेब के बारे में बोलना रहे, आप अपना वही जो रूम है जहाँ बैठे हैं उसके बारे में आपको बोलना है, तो अगर बुध अच्छा रहेगा ना तो आप ज्यादा सोच पाएंगे, ज्यादा देर तक बोलेंगे। अपने कमरे के बारे में 10-15 मिनट बोल सकते हैं। ठीक है। अगर बुध नहीं अच्छा होता तो किसी चीज का व्यक्ति ज्यादा लंबा खिंचाव नहीं कर पाता, ज्यादा देर तक उस विषय पर नहीं बोल पाता। बुध का रंग हरा होता है, इसका कलर जो होगा वो हरे रंग के वस्तु इसमें आएंगे, इसीलिए खेती बाड़ी इसमें आ जाती है। शनि में भी खेती बाड़ी आती है और बुध में भी आता है। शनि वह है जो पृथ्वी के भीतर है। सैटर्न क्या है, शनि क्या है, जो पृथ्वी के भीतर है, इसलिए पेट्रोलियम वगैरह किसमें आते हैं, शनि में। पेट्रोल कोयला जो पृथ्वी के भीतर से निकाले जाए, मोरंग बालू गिट्टी ये सब किसमें आता, लोहा वोहा, तो ये सब खनिज है ना, खोद के निकाला जाता है। तो ऐसी वनस्पति, ऐसी खेती जिसमें फल नीचे आता है जमीन के अंदर, उसमें शनि की भूमिका है। जैसे आलू, आलू जमीन के अंदर होगा ना फल। मूंगफली कहाँ होगा, जमीन के अंदर। गाजर कहाँ होगा, जमीन के अंदर। मूली जमीन के अंदर। टमाटर कहाँ होगा, जमीन के अंदर कि ऊपर, ऊपर। मटर कहाँ होगा, जमीन के ऊपर। अगर कोई व्यक्ति पूछे कि मुझे खेती करना ठीक रहेगा गुरुजी की नहीं, बहुत सारे सवाल आते हैं। लोग, बहुत सारे लोग जमीन वगैरह लेते हैं, अपने नौकरी कर रहे हैं जिंदगी भर, फिर पूछते हैं कि जे क्या करें गुरुजी, खेती वाली जमीन ले लें कि इन्वेस्टमेंट वाली जमीन ले लें, शहर में स्क्वायर फीट वाली ले लें या कहीं दूर बिग्घा बीसे वाली ले लें। अगर शनि अच्छा है तो जमीन के भीतर वाली खेती करें जिनमें फल जमीन के अंदर हो। बुध अच्छा है तो ऊपर वाला, जहां पर वनस्पति ऊपर उगती है। तो बहुत सारे ऐसे आ जाएंगे फसल, तो वो आप देख सकते हैं। व्यक्ति से पूछ लेना चाहिए किस चीज की खेती करना चाह रहे हैं। शनि अच्छा हो तो बताइए, ठीक है आलू की खेती कर लीजिए। बुध अच्छा हो तो मटर वगैरह खेती करें, साग की खेती करें, जो ऊपर का हिस्सा खाया जाता है। ये समझ गए होंगे उम्मीद है। तो इसीलिए हरियाली से जुड़ा सब कुछ किस में आ जाता है, बुध में। बुध हरियाली है, शनि हरियाली नहीं है। शनि तो सिर्फ उस फसल का जो जमीन के अंदर पैदा होता उसका हिस्सा है। बुध अंदर जो पैदा हो रहा उसका भी है, ऊपर वाले का भी है, क्योंकि हरियाली दोनों ऊपर में रहेगी। फसल अच्छी होना अच्छी ना होना ये बुध पे तो निर्भर दोनों मामले में करेगा। लेकिन आपको
ज्यादातर समय लाभ कौन सा देगा, ये बुध और शनि के इस हिसाब से सोच लीजिएगा। अगर कहीं बुध और शनि दोनों अच्छे हैं तो उस व्यक्ति को खेती बहुत अच्छी सूट करेगी। ऊपर हरियाली भी है और शनि भी है, यानी कोई भी फसल रहेगा सब में लाभ मिलेगा, जड़ और तना दोनों लाभ देगा। बुध अच्छा है तो तने से लाभ है, शनि अच्छा है तो जड़ से लाभ है। अब जब दोनों ही लाभकारी हो जाए तो बढ़िया बात नहीं है, अच्छी बात है। और बुध जो है भगवान विष्णु इसके देवता माने जाएंगे, भगवान विष्णु भगवान कृष्ण। अगर बुध की लगन हो, पंचम भाव में बुध की राशि हो, तो भगवान विष्णु की उपासना करें, कृष्ण की उपासना करें, या भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप की उपासना किया जा सकता है। बुध लग्नेश हो या बुध कारक ग्रह हो तो व्यक्ति को एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी आती है ना हर महीने में एक बार। बुध वाली लगन हो, बुध पंचम का स्वामी हो, नवम का स्वामी हो, त्रिकोण में से किसी एक भाव का स्वामी है तो कारक है, तो बुध के लिए सबसे अच्छा है कि आप एकादशी का व्रत करिए। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु सभी रूपों की उपासना एकादशी से हो जाती है। एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता है। चावल नहीं खाया जाएगा एकादशी को, क्योंकि ये एक ऐसा विधान बना कि एक ऐसा दिन रहे जिस दिन शरीर में पानी और उस पानी में उत्पन्न होने वाली चीजें कम जाए। एकादशी के दिन मनुष्य के शरीर में पानी की सबसे कम जरूरत होती है, ऐसा नियम इसीलिए बना कि एकादशी में चावल, चावल कहाँ उत्पन्न होता, पानी में। भगवान विष्णु रहते भी पानी में है, सागर में, क्षीर सागर, दूध का सागर, दूध भी तो पानी ही है, बस अलग स्वरूप है। तो चावल का निषेध है। अब यहाँ पर एक चीज बताएं कभी कभी हम आप लोगों को पीछे क्लास में बताए हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी कर्मों से बंधे हुए हैं। इनको भी अवतार लेना पड़ता है, काम करना पड़ता है। पाप बढ़ेगा तो भगवान विष्णु को जन्म लेना है। कोई एक ऐसा होगा जो इनको भी कह रहा होगा ना, जाओ अब जन्म लो, पाप बढ़ गया है। भगवान विष्णु क्यों आ रहे हैं, किसी और को भेजें? क्योंकि वो तो भगवान है, सर्वशक्तिमान है। तो वो क्यों आएंगे, जो सर्वशक्तिमान है वो तो भेजेगा, दूसरे को कैद कीजिए। भगवान विष्णु पर चावल नहीं चढ़ेगा और शंकर जी पे तुलसी नहीं चढ़ेगी। ऐसा है नियम, जानते हैं कि नहीं? अवनीश जी, लॉजिक समझिएगा। भगवान विष्णु पे चावल नहीं चढ़ेगा, शंकर जी पे तुलसी नहीं चढ़ेगी। और ऐसा कहा जाता है सब कुछ के मालिक भगवान विष्णु हैं, या कुछ लोग कहेंगे सब कुछ के मालिक भगवान शंकर जी हैं। अगर सब के मालिक विष्णु जी हैं तो चावल से परहेज क्यों है, अक्षत ना चढ़ाया जाए? और सब कुछ के मालिक शंकर जी हैं तो तुलसी क्यों ना चढ़ाया जाए, क्योंकि तुलसी भी तो उन्हीं के अधीन है, उत्पन्न करने वाले हैं। ये भेद क्यों? क्योंकि जो परम ईश्वर होगा उस पे तो किसी भी चीज का भेद लागू नहीं होगा। ना उसको चावल से परहेज रहेगा, ना तुलसी से रहेगा, ना मदार के फूल से, ना ही उसको चंपा के फूल से भेद रहेगा। जबकि यहाँ पर भेद है, फला फला चीजें भगवान विष्णु को नहीं चढ़ेंगी, फला फला चीजें शंकर को नहीं चढ़ेंगी। यानी नियमों में बाधा जा रहा है ना, कि ये नहीं करना इनके साथ, है इनके। और जो ईश्वर होगा वह किसी नियम में नहीं बंधता है, वह तो स्वतंत्र है, वह किसी चीज से बंधा ही नहीं है। ना वह तो जन्म लेता है, ना वह उसकी मृत्यु होती है। यानी ये ब्रह्मा विष्णु महेश वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ही यह संसार शुरू होता है। उसके पीछे जो फोटॉन आज पार्टिकल है, उसके पीछे जो वाइब्रेशन और तरंग है, उनसे ये उत्पन्न होते हैं। और वो फोटॉन पार्टिकल्स जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को प्रेरित करते हैं कि अब तुम एटम का निर्माण करो। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी पीछे एक चीज है, लेकिन वह एक चीज ऐसी है ना जो निष्क्रिय है, जो खुद पैदा नहीं होगी, खुद कुछ करेगी नहीं। कोई दुखी है सुखी है, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए जो ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान इसीलिए है क्योंकि ये सक्रिय है। इनके पीछे जो है, जो इनको ऊर्जा प्रदान कर रही है ना, वो सिर्फ एक ऊर्जा है, वो कुछ करती ही नहीं है। न जन्म लेगी, न मरेगी, न किसी का दुख सुनेगी, न किसी का सुख।
जो कर सकता है, सक्षम है, वो ऊर्जा उत्पन्न कर देती है ब्रह्मा विष्णु महेश को, और पूरी अथॉरिटी दे देती है। कहते हैं ना, ब्रह्म सर्वव्यापक है, हर जगह ब्रह्मा विष्णु महेश में भी वो ब्रह्म है। तो वो वही ब्रह्म है, वही ऊर्जा है। प्रकृति और पुरुष के मिलन से ये प्रकृति और पुरुष के मिलन से ये सब उत्पन्न होता। तो ब्रह्मा विष्णु महेश यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पीछे कहीं ना कहीं वही प्रकृति और पुरुष है जो वाइब्रेशन उत्पन्न कर। अगर आप कण के एकदम सूक्ष्मतम रूप में जाएंगे, किस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन के भी पीछे जाएंगे, एकदम सूक्ष्म में जाएंगे, तो कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ कंपन है, वाइब्रेशन है, उसी वाइब्रेशन से सब उत्पन्न है। फिलहाल ये कहाँ से आ गया था, हाँ, विष्णु भगवान के लिए एकादशी का व्रत आपको करना चाहिए। इससे आपका, जिनकी बुध वाली लगन है, उनके लिए काफी लाभकारी हो जाता है। जिनका बुध का लगन नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। इस संसार में दो ही चीज चलेगा, या तो आप बंधन मुक्त पूर्ण रूप से फील करिए, या तो बंधनों को मानिए। या तो आप परंपरा नियम, मतलब ये चढ़ाना है नहीं चढ़ाना है, इसका ढंग से पालन कर लीजिए। या तो आपके मन में आ जाए कि हाँ, इन सबका कोई भेद ही नहीं है, आप परम ब्रह्म परमेश्वर की उपासना करें, निराकार की। निराकार वाले में है तब आपके ऊपर कोई नियम नहीं लागू है, निराकार में नहीं है तब नियम लागू है। जैसे शादी नहीं किए हैं तो नियम नहीं लागू है, और शादी कर लिए हैं तब नियम लागू है कि झगड़ा करना है, कोई मिलेगा झगड़ा कर, तब तो झगड़ा करने का नियम लागू हो गया। क्यों मनोज जी? ठीक है। बुध जो है खेल का स्थान भी होता है। बुध और मंगल को अभी जैसे सब्जी के लिए समझे, ऐसे खेल के लिए समझिएगा। बुध और मंगल ये दोनों मिलके खेल को भी रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल को आप लोगों ने पढ़ा है, मंगल से भूमि का विचार होता है। आप लोग जानते भी होंगे, जिसका मंगल अच्छा होता है उसके लिए हम बोलते हैं कि आपके लिए प्रॉपर्टी अच्छी रहेगी। प्रॉपर्टी मतलब जमीन। कोई भी खेल खेला कैसे जाता है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक ग्राउंड चाहिए। जो ऑनलाइन गेम खेले जा रहे हैं, जो जमीन पे नहीं खेले जा रहे हैं, उसमें सिर्फ बुद्ध की भूमिका है। लेकिन ऐसे खेल जो जमीन पे खेले जा रहे हैं, उसमें बुध मंगल दोनों की भूमिका है। जैसे क्रिकेट खेलना है, तो क्रिकेट जमीन पे खेली जाएगी, यानी एक ग्राउंड होगा और एक खेलने वाले होंगे। तो ये जो ग्राउंड होता है, खेल वाली भूमि, वो तो मंगल है, और जो उस पे खेलना है वो बुध है। इसीलिए खेल में व्यक्ति अच्छा होगा अगर मंगल बुध अच्छा होगा। मंगल के अच्छा होने का मतलब ग्राउंड व्यक्ति को सपोर्ट करेगा, और बुध के अच्छा होने का मतलब उस व्यक्ति को खेल की नॉलेज अच्छी होगी। बुध नॉलेज देता है, बुद्धि देता है, तर्क देता है, खेल का अच्छा हुनर देगा। अच्छा, ये जो स्किल होती है, सॉफ्ट स्किल्स, ये सब बुध ही है। अभी मैंने आपको बोला ना, किसी काम को करने का तरीका, तो क्रिकेट खेलने का भी तरीका होता है ना, कि हाँ, ये ऐसी गेंद आएगी तो ऐसा मारना है, ऐसी आएगी तो ऐसा मारना है। जब कुछ ना कर पाए तो सिर आगे करके बॉल को सिर से रोक लेना है। ये सब कौन बताएगा? तरीका खेलने का बुद्ध ही बताएगा। किताब आपको लिखनी है, लेखन से जुड़ा हर काम बुद्ध में आता है। टीचिंग आ गया, लेखन भी आ गया। तो बुद्ध जो है खेल है, और मंगल खेल का मैदान है। इसलिए मंगल और बुध दोनों अच्छे होते हैं तो खेल का योग अच्छा बनेगा। साथ में तीसरा भाव, तीसरा भाव किस चीज का होता है? हमारे फिजिकल इफर्ट का होता है, हमारे अंदर कितनी जूझने की क्षमता है। तो ऐसे गेम जिसमें शरीर से जूझना है, उसमें तीसरा भाव भी देखेंगे। लेकिन ऑनलाइन खेल के लिए ना मंगल को देखना है, ना तीसरा देखना है, बुध को और चंद्रमा को देखना है। लूडो लोग खेल रहे हैं आजकल ऑनलाइन। तो जो इंडोर गेम्स है उसके लिए नहीं, आउटडोर गेम्स के लिए बुध और मंगल दोनों को देखना पड़ेगा। हंसी मजाक और कॉमेडी का ग्रह यही है। बुध क्या है? राजकुमार है। अभी युवा नहीं हुआ है और अब बालक भी नहीं है, राजकुमार अवस्था में है, कोमल अवस्था में है छाया जी। तो हंसी मजाक अगर कोई कर रहा, कॉमेडी कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? बुध में आ जाएगा। राहु देखिए खेल नहीं है, राहु जैसे हम आप बात कर रहे हैं ना, जिस टेक्नोलॉजी पे, वो तो बुध की है। लेकिन जो आप मुझे देख रहे हैं अपने सामने,
क्या आप मुझे देख रहे हैं? नहीं, आप मेरी छाया को देख रहे हैं, मेरे इमेज को देख रहे हैं। मनुज जी, आई एम नॉट वॉचिंग यू एंड यू आर नॉट वॉचिंग मी, वी आर जस्ट वॉचिंग एन अदर्स इमेज। आप मेरी आवाज भी नहीं सुन रहे हैं, उसकी तरंग आपको मतलब ये फ्रीक्वेंसी जा रही है, यहाँ से सैटेलाइट को जाती होगी फिर आपके पास आ रही है। और ये भी आप लोग सब मानेंगे कि मेरी आवाज सबको एक साथ नहीं सुनाई देती होगी, किसी को एक सेकंड आधा सेकंड आगे पीछे, वो इंटरनेट की स्पीड पे निर्भर करेगा। तो ये जो छवि आ रही है ये सब बुध है। टेक्नोलॉजी का जनक तो बिना आईटी सेक्टर बुध में ही आएगा, कंप्यूटर साइंस बुध में आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसका इस्तेमाल आप अच्छे बुरे किस लिए कर रहे हैं ये राहु में आ सकता है। जो ऑनलाइन धोखाधड़ी फ्रॉड कर रहे हैं वो राहु का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो गुड यूज कर रहे हैं यानी उनका राहु अच्छा है कहीं। तो राहु किसी भी चीज की सिर्फ छाया है, जब राहु पे पहुंचेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो ये जो हो गया लेखन, प्रकाशन, पत्रकारिता, जर्नलिज्म, ये सब बुध में आएगा। कुछ भी लिखने से संबंधित, कुछ भी पत्रकारिता में भी तो लिखा जाएगा, बोला जाएगा, कम्युनिकेशन किया जाएगा, संवाद किया, संवाद से ही तो संवाददाता बनता है जिसको कॉरस्पॉन्डेंस बोलते हैं। तो संवाद का कारक अगर बुध है तो संवाददाता भी बुध ही होगा। तो बुध जो है आपका हंसी मजाक और कॉमेडी का ग्रह है। कपिल शर्मा का ठीक रहा होगा तो लोग उनको ज्यादा देखते गए, लेकिन हो सकता है किसी का बुध कपिल शर्मा से भी अच्छा रहा हो, लेकिन क्यों नहीं तब वो इतने ज्यादा फेमस हुए? क्योंकि कुंडली में प्रसिद्धि का भी योग होता है ना। सूर्य अच्छा होना चाहिए था। देखो भैया, आप किसी चीज में बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छा हुनर है, और आपसे कम हुनर वाला व्यक्ति आपसे आगे है, तो ये मत कहिए कि मेरा तो बुध बहुत अच्छा था मैं क्यों नहीं। दूसरे ग्रह भी होने चाहिए ना। पब्लिक सपोर्ट का ग्रह कौन सा है? शनि। आपके अंदर हुनर है लेकिन पब्लिक सपोर्ट नहीं मिला। सूर्य है आपकी इमेज को बनाने का, आपकी चीजों को ब्रांडिंग देने का काम सूर्य करता है। सूर्य नहीं अच्छा है तो आप कितने अच्छे कॉमेडियन है, आपकी ब्रांड नहीं बन पा रही है, लोग आपको वही गली छाप मान के बैठे हुए हैं। तो मतलब ये है कि सिर्फ एक ग्रह का अच्छा हो जाना, आप ये मत सोचिएगा गुरु जी आपने कहा मेरा बुध तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी चतुराई लोग जान ही नहीं पा रहे हैं कि हम कितने चतुर हैं, कितना अच्छा बोलते हैं। सारे ग्रह मिल के काम करेंगे। ये क्या है? थंब, अंगूठा। ये क्या है? तर्जनी। ये मिडिल फिंगर। अनामिका, कनिष्ठा। किसी का एक यूज नहीं है, सब मिल के काम करते हैं। ऐसे कुंडली में जब आप ओवरऑल देखेंगे ना तो सब ग्रहों का और सब भावों का मिला के देखना होगा। सिर्फ आप बोल दीजिए मेरा तो हंस योग है, कुछ नहीं हुआ मेरे जीवन में, ठीक है, उस योग ने आपको जिला खिला दिया, लेकिन अन्य भी तो होना चाहिए। पानी निकालने के लिए कुएं से रस्सी और बाल्टी और कुआं सब होना चाहिए। बाल्टी लेके बैठे हैं तो भी पानी नहीं निकलेगा, रस्सी लेके बैठे हैं तो भी नहीं निकलेगा, कुआं ही नहीं है तो भी नहीं निकलेगा। वैसे कुंडली में हर चीज चाहिए। अब देखेंगे कि कोई व्यक्ति बहुत सफल है, बिजनेस में अच्छा है, तो उसके ज्यादातर ग्रह अच्छे हैं। ना कि सिर्फ मैंने आपको बता दिया कि बुध व्यापार का कारक है, बुध अच्छा हो गया तो अब आप व्यापार में झंडे गाड़ देंगे, बहुत आगे निकल जाएंगे। व्यापार की स्किल आपको आपके अंदर रहेगी निश्चित रूप से, लेकिन वो अवसर भी तो मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी आपको आनी चाहिए, वो अन्य ग्रहों के माध्यम से ही आएंगे। तो बुध आपका जो हो गया ये लेखन और प्रकाशन से संबंधित सब कुछ। कविता लिखने में सिर्फ बुध की भूमिका नहीं है, किसी ने पूछा कविता लिखना, लिखने में सिर्फ बुध की भूमिका है, लेकिन कविता लिखना है उसमें आपका चंद्रमा अच्छा होना चाहिए। कविता लिखने में हम क्या करते हैं? इमेजिन, इमेजिन ही तो, कल्पनाएं ही तो हमारी कविताएं होती हैं। कल्पना करने की शक्ति तो चंद्रमा देता है।
इमेजिने कहानी लिखना है, इसमें भी आपको क्या चाहिए? इमेजिनेशन। लेकिन क्या समाचार लिखने में इमेजिनेशन चाहिए? नहीं। वहां पे जो आपको दिख रहा है लिख देना है। ये अलग बात है, आप मिर्च मसाला लगाइए, लेकिन वहां पर चीजें आपको मिली। लेकिन कविता लिखना, कहानी लिखना, मूवी लिखना, जहां पर आपको खुद चीजें डेवलप करनी है, इमेजिन करना, वहां पे बुध के साथ चंद्रमा अच्छा होना चाहिए। बुध अच्छा है तो कोई बोलेगा तो स्क्रिप्ट देगा तो आप उसे विस्तार कर देंगे, अच्छा लिख लेंगे। लेकिन जहां एकदम नई सोच से ही लिखना है, वहां पे मून का अच्छा होना जरूरी है, तभी आप इमेजिन कर पाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज सीखिएगा, यही चीज आपको सीखना है एक एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए। बुध का किसी ने कहा कि कविता लिखना भी बुध में आएगा। हमने लेखन कहा, उन्होंने कविता लिखना कहा। तो लिखना तो बुध में आ गया, लेकिन जब कविता लिखने की बात आई तो उसको मुझे चंद्रमा से कनेक्ट करना पड़ा। यही चीज सोचना आपको सीखना पड़ेगा कि हमने यहाँ पर चंद्रमा को क्यों कनेक्ट किया। जब इन्होंने कविता की बात की तो समझ में तुरंत आ गया कि कविता लिखने के लिए व्यक्ति को अच्छा कल्पनाशील होना चाहिए। एक कविताकार क्या करेगा, सूर्य को भी प्रेम रस में डुबो सकता है। जो तपन है, गर्मी है, अपनी कल्पनाओं के माध्यम से ऐसा दिखा सकता है कविता में कि व्यक्ति पढ़े तो उसे लगेगा कि सूर्य ही सब कुछ है। दूसरी कविता में वह ऐसा बता सकता है कि जैसे सूर्य सबको जला रहा है, गर्मी में परेशान किए हुए है, सब प्यास से तड़प रहे हैं, पसीना चू रहा है। तो ये चंद्रमा ही देगा इमेजिनेशन पावर। अभी हमने बताया मुख से जुड़े हुए काम किस में आएंगे? बुध में। बोलना, स्वाद लेना। स्वाद कहाँ से ले रहे हैं? जीभ से। तो अगर जीभ पे कोई रोग हो रहा है तो वो भी बुध में ही आएगा। ये जो मुख वाला हिस्सा है, यहाँ के रोग भी बुध से ही देखेंगे। और रोगों में स्किन वाला रोग भी इसी से देखते हैं। स्किन की कोई प्रॉब्लम है तो वो बुध से होगा। कुछ लोगों को लंबी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं स्किन के लिए, तो उसमें बुध, केतु और सूर्य को देखना है। नॉर्मली है, हो रहा है, ठीक हो जा रहा है, फिर कभी दिक्कत हुई तो उसमें बुध सिर्फ भूमिका में रहेगा, या अन्य कोई खराब ग्रह, 8वां 6वां 12वां भाव। लेकिन अगर स्किन की गंभीर समस्या है तो बुध, सूर्य और केतु। बुध तो स्किन हो गया आपका, ठीक है। और सूर्य जो होता है ये शरीर का ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से ना हो तो स्किन प्रॉब्लम होती है। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन अच्छा रहेगा तो शरीर डिटॉक्सिफाइड रहेगा। तो सूर्य को लेंगे, और एक केमिकल होता है जो हमारी स्किन में निकलता है, नाम नहीं पता आ रहा, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, कि कुष्ठ रोग जो होता है, सफेद दाग वगैरह, वो किस एंजाइम या प्रोटीन, किस चीज के कारण से होता है, उसका नाम, वो जो है उसका कारक केतु है। जो व्हाइट स्पॉट होते हैं वो स्किन में एक कुछ बनता है, प्रोटीन विटामिन को जो कुछ हो, हम डॉक्टर नहीं है, उसका कारक ग्रह केतु है। तो जब बहुत बड़े स्तर पर प्रॉब्लम्स आती हैं, जो स्किन को हार्मोन दे रहे हैं स्वस्थ रहने के लिए, वो बिगड़ता है तो केतु कारक होता है। तो बड़े स्किन प्रॉब्लम में आपको बुध, सूर्य और केतु, सूर्य वैसे भी जानते हैं आप, मेलानिन, हाँ ऐसे कुछ है, बुक में मैंने लिखा भी है, याद नहीं है, इंटरनेट से सर्च कर लिए थे नाम, कभी जरूरत पड़े तब तो याद भी रहे। लिखा है हमने, जो बुक हमने भेजी है, उसमें भी हमने इस चीज को लिखा है। लेकिन कहाँ लिखा, उसके लिए पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी आपको, और आप लोगों के पास टाइम कहाँ है पूरा पढ़ने के लिए। बुध कमजोर है तो पढ़ाई, व्यक्ति कितना पढ़ेगा लिखेगा ये भी बुध पे निर्भर करेगा ना। पढ़ेंगे किताब, और किताबों का कारक बुध है। बुध
दत्तक पुत्र वाले केस में जो एडॉप्ट हम करते हैं बच्चा, या हमारा बच्चा कोई दूसरा एडॉप्ट करता है, उसमें भी बुध की भूमिका होती है। हवन का ज्ञान आपको बृहस्पति देगा, मंत्र याद हो जाएगा, विधि जो है उसको एग्जीक्यूट जब करना रहेगा तो उसमें बुध की भूमिका होगी। नॉलेज खूब है लेकिन बढ़िया से हवन करा पाएंगे, नॉलेज खूब है बढ़िया से पढ़ा पाएंगे, तो ये सब बुध ही करेगा। ज्योतिष इसी में आ जाएगा, जाने रहिएगा। बुध अच्छा हो तो लोग किताबें वगैरह लिखते हैं। इसमें श्वास नली भी बुध में आती है, श्वास नली भी बुध के अंतर्गत आती है। नसों का कारक, जो मोटी नसें हैं हमारे शरीर में, वो बुध का है। और जो पतली नसें हैं जिसको धमनियां बोलते हैं, आर्टरीज, उसका कारक सूर्य है। कंप्यूटर साइंस वगैरह इसी में आ गया। हाँ, व्याकरण इसमें आता है, ग्रामर। क्यों? क्योंकि ग्रामर हमें क्या सिखाती है? किसी चीज को सही से पढ़ना। ग्रामर, हर लैंग्वेज का एक ग्रामर होता है। हिंदी, मैं खाना खा रही हूँ, नहीं, खाना नहीं खा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ? मैं पढ़ा रही हूँ। पढ़ा रही हूँ नहीं अवनीश जी? तो मैं रही हूँ बोलूंगा कि रहा हूँ बोलूंगा, यही ग्रामर है। कि मुझे रही हूं नहीं बोलना है, मुझे बोलना है रहा हूं। दिस इज ग्रामर। बुध अच्छा होता है तो वह व्यक्ति किसी भी चीज का ग्रामर अच्छा जानेगा। ग्रामर जानेगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं? अच्छा उच्चारण, कि व्यक्ति का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण अच्छा है। कहाँ, किस, एक वचन बहुवचन के साथ कौन सा वर्ब रखना है। अब ऐसे बोला जाए, हम लोग खाना खा रहा है, सही है, अगला व्यक्ति समझ तो गया, लेकिन ग्रामर यहाँ पर सही नहीं है। हम लोग खाना खा रहा है नहीं होगा, हम लोग खाना खा रहा का क्या होगा? रहे हैं। अब सही है। तो ये सब बुद्ध ही कराता है, किसी भी चीज का ग्रामर, किसी भी लैंग्वेज का। अच्छा, ज्योतिष इसमें है तो हस्तरेखा भी इसमें है। बुध में हस्तरेखा भी आएगा, वास्तु भी आएगा, अकल्ट साइंस सारे आएंगे। बुध और बृहस्पति दोनों लेके चलना है। हस्तरेखा, वास्तु, डाउजिंग, और वो कार्ड वाला क्या होता है, टैरो, बुध बृहस्पति दोनों चलेंगे। कोई भी प्रकार का ट्रेनिंग सेंटर, कंप्यूटर सेंटर, इंफॉर्मेशन सेंटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एडिटिंग, संपादन का काम, बुध एडिटिंग का काम करवाता है। अखबार में देखिए संपादक होते हैं, टीवी में होते हैं। अगर आप ऐसे ही एडिटिंग कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, वॉइस एडिटिंग, ये सब भी आ जाएगा। प्रकाशक, लेखक, डाक विभाग इसी में आएगा। कुरियर सर्विसेज इसी में आएंगी। क्योंकि हम यहाँ पे एक चीज को दूसरी जगह पर पहुंचा रहे हैं, यानी कम्युनिकेट एक तरीके से करा दे रहे हैं। चिट्ठी आई, उधर से व्यक्ति ने चिट्ठी भेजा, इधर से पढ़े। तो कुरियर सर्विसेज इसी में आती हैं। पोस्टिंग, जो चिट्ठी पाती भेजी जाती है, इसी में आता है। अगर कोई व्यक्ति हकला रहा है तो ये किस ग्रह में आएगा? बुध में। क्यों? क्योंकि अभी मैंने शुरू में आपको बोला कि उच्चारण, बोलना, ये सब बुध में है। तो हकलाना तो बोलने का ही तो दोष हुआ। तो ऐसे चीजों को और भी तरीके से आप कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अच्छा, बुध ग्रह से कौन सा काम विचार होगा, किस ग्रह से किस, एक मैं आप लोगों को आज काम दे रहा हूँ। देखिए, कुछ कुछ चीजें अगर आप करेंगे तो क्लास, बहुत ऐसे सब कुछ पढ़ाएंगे, ग्रह भाव राशि, कुछ आप नहीं करेंगे तो 60 क्लास जल्दी बीत जाएगा। जो बुक आपके पास पहुंची है उसमें पेज नंबर 20 पे ग्रहों से विचारणीय व्यवसाय दिया गया है। ग्रहों से विचारणीय व्यवसाय, पेज संख्या 20। ये आपको खुद तैयार करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। 10 दिन, 12 दिन, 9 ग्रह है, 18 दिन में तैयार करिएगा। इधर हम ग्रहों की व्याख्या, भाव की व्याख्या करेंगे, तब तक तैयार हो जाए। हर ग्रह से किस किस काम का विचार होता है, ये धीरे धीरे। देखिए, ये सब
ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में कठिन बस यही है कि किस ग्रह के कारकत्व क्या है, भाव के कारकत्व क्या है, राशि के। फलादेश नहीं कठिन है। फलादेश तो नियम पे चलेगा। केंद्र त्रिकोण का स्वामी मिल गया तो राजयोग, ये ऐसा वैसा नियम है। लेकिन वो नियम लगाएंगे कब, जब ये पता तो रहेगा। कोई पूछ लिया आपसे, मेरी हड्डी टूट गई है, जुड़ नहीं रही है, गड़बड़ है, तो क्या करें। तो पता तो होना चाहिए कि हड्डी जोड़ेगा कौन, सूर्य जोड़ेगा, तोड़ेगा कौन, कोई भी ग्रह तोड़ सकता है, मंगल, शनि, केतु, लेकिन जोड़ने का काम सूर्य का है। तब तो बताएंगे कि हड्डी का कारक सूर्य है। उस दिन बताए थे ना, हड्डी क्या है, विटामिन डी है। विटामिन डी सूर्य से आती है। वही एक ही सोर्स है, प्राकृतिक सोर्स, सूर्य का प्रकाश, विटामिन डी का। दूध में तो कैल्शियम होता है। तो हड्डी सूर्य की है। तब जब जानेंगे सूर्य का है, तब तो देखेंगे कुंडली में सूर्य अच्छा है कि बुरा है। तब तो बताएंगे जुड़ेगा कि टूटा रहेगा। जिनकी पूरी इंस्टॉलमेंट नहीं जमा है, उनको बुक नहीं भेजी गई है। जिनका इंस्टॉलमेंट जमा है, 10,000 के ऊपर का है, 10,000 तक का, उनको भेजी गई है। जिनका नहीं है उनको नहीं भेजा गया है। लिंक मांग लें, खरीद लें। अब कुछ लोग हमारे हर बैच में एक दो रहते हैं जिनको हम दे देते हैं, काफी छूट दे देते हैं। 3,000 पे पढ़ा देते हैं, 2,000 पे। सिर्फ पैसे के नाते, कोई ना पढ़े ये हम बताए हैं, सब लोग एडमिशन ले लेते हैं। अब 1,000, 2,000, 3,000 वाले बुक खरीद लें। एक दो लोग ऐसे हर बैच में रहते हैं, इसलिए जो फीस ज्यादा दिए हैं या जिनका इंस्टॉलमेंट एक बार में जमा किए हैं, वो ये ना सोचेंगे गुरुजी 3,000 का और 2,000 वालों को पढ़ा देते हैं। एक दो को पढ़ाना चाहिए, इंटरेस्टेड है तब। भाई अगला व्यक्ति फोन किया, इच्छा जाहिर कर रहा, नहीं गुरुजी पढ़ा दीजिए, इससे ज्यादा नहीं है, हस्बैंड नहीं देंगे, चलिए ठीक है पढ़िए। लेकिन अब जिनकी फीस कम है या जिनका इंस्टॉलमेंट है, वो लोग जमा करें और बुक लेके जाएं। जो नियम है, नियम है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। ऑफिस में और लोग हैं, सबका अपना अपना डिपार्टमेंट है, क्या करें हम भी। तो ये बुध का हो गया। गुरु का देख लेते हैं। गुरु से क्या विचार होगा। जितने भी गुरु जो है, ये ज्ञान है। गुरु ज्ञान है, विवेक है। बुद्धि और विवेक में अंतर होता है। बुद्धि और विवेक में अंतर है। बुद्धि आपको चतुर बनाती है। बुद्धि आपको चतुर बनाएगी या बेवकूफ बनाएगी, और विवेक आपको अनुभवी बनाएगा। कहते हैं ना कि विवेक का प्रयोग करो। विवेक, विवेक कुछ लोगों का नाम ही होता है, लेकिन विवेक की कमी रहती है उनके अंदर। नाम तो विवेक, लेकिन विवेक का अभाव। तो गुरु जो है, वह विवेक है। ज्ञान से विवेक उत्पन्न होता है। विवेक कब आता है व्यक्ति को, ज्ञान से, पढ़ने से। जब व्यक्ति पढ़ेगा तब उसका विवेक जागृत होगा। पढ़ेंगे तो विवेक जागृत होगा। विवेक आपका काम करेगा। जैसे मैं ही कभी कभी आपको बताता हूँ, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सब कैसे मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं अपना विवेक लगाता हूँ। और विवेक कैसे लगाता हूँ, क्योंकि पढ़ता हूँ इन चीजों को। जिन चीजों को पढ़ेंगे उसी पे विवेक काम करेगा। ठीक है, आप रोज मोबाइल देखिए, उसमें मार काट, दंगा फसाद देखिए ना, तो धीरे धीरे झगड़ा और मार काट वाले में आपका विवेक ज्यादा काम करेगा। कोई लाठी उठाएगा तब तक आपका विवेक काम कर जाएगा, भगो मारने वाला है यहाँ से। ये विवेक है। और बुद्धि क्या है, मार रहा है, अब बचना कैसे है, तोड़ दिया हाथ, अब क्या करें, बुद्धि लगाना तब बचना। बुद्धि लगाने का मतलब तो वहां पे झूठ भी इंसान बोलता है ना, बुद्धि लगाने में। विवेक झूठ नहीं बोलता है। विवेक तो आपको अनुभव देता है कि ये लाठी उठाया है तो मार सकता है, थोड़ा दूरी बना के रखो। बुद्धि तो आपको
भ्रमित करेगी, झूठ बोलेगी। जैसे हम कभी कभी बुद्धि लगाते हैं, मान लीजिए 1 मिनट के लिए आप छोटे बच्चे हैं, 10-12 साल के हैं, घर से बाहर गए हैं, दुकान पे गए थे टॉफी खरीदने, 1.5 घंटा देर हो गया। बीच में आप वहीं रास्ते में कहीं रुक के कुछ खेलने लगे, गिल्ली डंडा खेलने लगे, कुछ करने लगे, किसी दूसरे घर जाके उसके घर दाल भात खाने लगे, और मम्मी ने कहा था जाओ तुरंत लेके आओ। तो जब वापस आएंगे तब याद आएगा, अरे ये तो 1.5-2 घंटा हो गया, अब तो डांट पड़ेगी, तब बुद्धि लगाएंगे। और वो बुद्धि झूठी वाली ही लगेगी। तो कहेंगे साइकिल पंचर हो गया था मम्मी, तो बनवाने लगे। अब ये बुद्धि लगाना यही होता, ना साइकिल पंचर हुई ना कुछ हुआ। तो बुद्धि भ्रम उत्पन्न करती है। विवेक जो है वह आपको आपकी आत्मा से जोड़ता है, वास्तविक अनुभव देता है। तो गुरु विवेक है। बिन सत्संग विवेक न होई, ये आपने सुना होगा। अच्छी संगति से विवेक उत्पन्न होता है। और विवेक अच्छा रहेगा तो बुद्धि भी अच्छे तरीके से ही काम करेगी। विवेक जो है बुद्धि को भ्रमित होने से, गलत संगति में पड़ने से रोकता है। बृहस्पति सबसे मोटा ग्रह है। सबसे ज्यादा विषय नहीं बताएंगे, थोड़ा सा बृहस्पति के स्वभाव के बारे में चर्चा कर लेते हैं बस, क्योंकि पूरा नहीं होगा बृहस्पति का आज। भाई 30-40 मिनट बुध का पढ़े हैं तो 10 मिनट में कहाँ से हो पाएगा बृहस्पति का। बृहस्पति को कुंडली में सबसे अच्छा ग्रह, सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। कि बृहस्पति, सभी चारों शुभ ग्रहों में सबसे अधिक शुभ कौन है? बृहस्पति है। बृहस्पति बहुत मोटा ग्रह है, गुरु की उपाधि इसे दी गई है क्योंकि गुरु का गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है। गुरु क्या करता है, जो पृथ्वी की तरफ हमारे इस सौर मंडल में एस्टेरॉइड्स, छोटे छोटे पत्थर आते हैं, उनको अपनी तरफ खींच लेता है। दो ही रक्षा करते हैं, एक बृहस्पति और एक चंद्रमा। ये दोनों बहुत सारे मेटोराइट्स और एस्टेरॉइड्स रोकते हैं अपने ऊपर। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण अधिक है पृथ्वी से, इसलिए वह कोई भी उल्का पिंड और पत्थर पहाड़ आता है तो उसे अपनी तरफ खींच लेता। अगर वो ना खींचे तो पृथ्वी पे हर साल सैकड़ों पिंड आकर के, पत्थर आकर के गिरेंगे तीव्र गति से। तो बृहस्पति क्या कर रहा है? पृथ्वी की रक्षा कर रहा है। वैसे ही कुंडली में भी बृहस्पति यही करता है, जातक की रक्षा करता है। बृहस्पति अक्सर खराब क्यों जाता है उसकी दशा? भाई अगर बृहस्पति एस्टेरॉइड को खींच लिया, बड़ा सा पत्थर आ रहा है एक फुटबॉल के मैदान के बराबर, और उसको बृहस्पति अपनी तरफ खींच लिया, तो उसकी चोट किसको सहनी पड़ेगी? बृहस्पति को। बच तो पृथ्वी गई, लेकिन उसका धब्बा, झटका किस पर पड़ा? बृहस्पति पर। और वैसे भी बृहस्पति को क्या कहते हैं? ज्ञान, दीपक। दीपक से तुलना की गई है बृहस्पति की। दीपक खुद जलता है और दूसरों को प्रकाश देता है, खुद उसके नीचे अंधेरा रहता है दीपक के, लेकिन दूसरों को रास्ता दिखाता है, प्रकाश देता है। इसीलिए कुंडली का बृहस्पति क्या है ना, कि दूसरे ग्रहों का दोष खाते खाते, दूसरों का भार उठाते उठाते खुद दब जाता है, खुद अच्छा फल नहीं दे पाता, दूसरों का जहर पी पी करके, दूसरों को सही करते करते वो खुद जो है जहरीला हो जाता है बहुत बार। इसीलिए देखिए, बहुत बार उच्च का बृहस्पति है, केंद्र का है, बहुत अच्छा है, तो उसकी दशा तकलीफ दे जाती है। क्योंकि उसने जितनी तकलीफ बृहस्पति आपको दिया है, जान लीजिए कि दूसरे ग्रहों का अशुभ प्रभाव उसने उतना ही ज्यादा खींचा है। कम तकलीफ दिया है तो दूसरे ग्रहों का अशुभ प्रभाव कम लिया है उसने। बृहस्पति दूसरों का फल देने, दूसरों को शुभ करने के चक्कर में उनकी, अरे भाई आप किसी को शुभ करेंगे तो उसकी अशुभता को करेक्ट करना पड़ेगा, सिखाएंगे उसको, बताएंगे, उसकी अशुभता खुद ले लेंगे। किसी को टेंशन मुक्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसका टेंशन अपने सिर लेना पड़ेगा ना। तो बृहस्पति इसीलिए जो है
दूसरों का टेंशन लेने के नाते वो अशुभ हो जाता है। दूसरा एक चीज और कहा जाता है कि बृहस्पति जिस भाव में बैठता है उस भाव की हानि करता है। ऐसा सभी ग्रहों के लिए बोला गया है शास्त्र में कि कारक ग्रह कारक भाव की हानि करता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली एस्ट्रोलॉजी देखते हैं तो इन सब पे बहुत ज्यादा जोर नहीं डाला जाता। देखिए, नियम सिद्धांत हजारों हैं, लेकिन नियम सिद्धांत हजारों प्रयोग में नहीं आते हैं। कितना अनुभव में आ रहा है उसी पे मामला चलता है। हर भाव में बृहस्पति बैठ के स्थान हानि ही करेगा। स्थान हानि मानेंगे किसको? मेरा दसम में बैठा है बृहस्पति, अब मैं कैसी स्थान हानि मानूं? मैं लगातार काम कर रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ, दिन भर व्यस्त हूँ, काम की कमी नहीं है, कैसी स्थान हानि मान लूं? दसम में बैठ के स्थान हानि कर रहा तो दिख तो नहीं रहा। पिताजी जीवित हैं, सुख साथ दसम भाव पिता का वैभव है, वो भी ठीक है। लोकप्रियता प्रसिद्धि देखें तो अपने काम से संतुष्ट है, लोकप्रिय है समाज में, अपने समाज में आपका कैसा नाम है वही आपकी लोकप्रियता है। भाई बाहर का कोई आदमी मुझे चोर बोले चांडाल बोले उससे क्या फर्क पड़ता है? न भेंट न मुलाकात न कुछ, ऐसे तो अरबों लोग हैं। लेकिन जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं वहां आपकी पहचान क्या है? सीधा साधा माना जाता हूँ यहाँ, खाली पत्नी को छोड़ के सब सीधा मानते हैं। तो स्थान हानि कहाँ से बृहस्पति कर रहा है दसम भाव का? ऐसा नहीं है कि हर जगह इस, बहुत से लोग होते हैं जब शुरू में एस्ट्रोलॉजी करते हैं ना तो ऐसी छोटी छोटी चीजें लेके बैठ जाएंगे। हाँ, तिल लेके बैठ जाएंगे और ताड़ का पेड़ छोड़ देंगे। जो फटा हुआ मोजा होता उसमें से अंगूठा निकला होता उस पे नजर जाएगी, उसको ज्यादा एनालिसिस करेंगे। ऐसा क्यों? और पूरा सिर बाहर निकला हुआ उसका विश्लेषण ही नहीं करेंगे। इतना ज्यादा ये मैटर नहीं करता है। अब इसमें मैं आपको कारण बताता हूँ ये कब मैटर करता है कब नहीं करता है। आप हर कुंडली में देखेंगे ये नियम लागू नहीं हो पाता। अब उसका कारण, गुरु क्या है? दीपक है, काश है, दिया ही जो है प्रकाशित करता है, रास्ता दिखाता है, गुरु वही है। मार्गदर्शन गुरु से देखते हैं, आशीर्वाद गुरु से, बृहस्पति से देखते हैं। गुरु दिया है। सब जानते हैं दीपक तले अंधेरा, यहाँ तक कि जो आप बल्ब जलाते हैं ना, ट्यूबलाइट जल रहा है, वो पूरे कमरे में रोशनी फैला रहा होगा, लेकिन उसका भी बेस जहां होगा वहां अंधेरा होगा, डार्कनेस दिखेगा आपको। तो होता क्या है, जहां गुरु बैठा है वो चारों तरफ प्रकाश फैला रहा है, लेकिन जहां बैठा है वहां पे क्या है? अंधेरा है। अपने स्थान की कमियां नहीं दूर कर पा रहा है, दूसरे के लड़के को पढ़ा करके आईएएस बना दे रहा है। ये सच्चा उदाहरण है। देखिए, लोग ट्यूशन पढ़ाते कोचिंग सेंटर, दूसरे के लड़के आईएएस बन जाते, अपने लड़के को नहीं बना पा रहे हैं। दीपक तले अंधेरा। तो बृहस्पति जहां बैठेगा वहां उस भाव में क्या रहेगा? अंधेरा रहेगा, छाया पड़ती है, प्रकाश की छाया होती है। जैसे बल्ब आपका जल रहा है और उसके पीछे छाया है थोड़ी सी, वैसे बृहस्पति जहां है वह प्रकाश फैला रहा है, लेकिन उस भाव पे नीचे क्या पड़ गई? छाया। यानी प्रकाश थोड़ा क्या हो गया? कम हो गया, धुंधला हो गया। तो वही छाया पड़ने से उस भाव के फल में, उस भाव के कारकत्व में थोड़ी सी क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। अब ये बताइए, आपके घर में अगर एक से अधिक बल्ब जल रहे हैं रूम में, या ऐसे इमेजिन करिए कि आपने दो मोमबत्तियां जलाई, एक मोमबत्ती आपने जब जलाई तो उसने प्रकाश किया और उस मोमबत्ती के नीचे अंधेरा हो गया, लेकिन जब दूसरा जलाएंगे ना तो उसका प्रकाश भी फैलेगा, तो दूसरे वाले का अंधेरा थोड़ा कम हो जाएगा। ऐसे तीन अगर जलाएंगे तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा कम होगा। क्यों? दूसरी मोमबत्ती पहले वाले तक प्रकाश पहुंचाएगी, पहली दूसरे के पास। इसीलिए हर ग्रह में अपना प्रकाश होता है कुछ ना कुछ। हर ग्रह में अपना कुछ ना कुछ क्या होता है? प्रकाश होता है, राहु केतु को छोड़ के, क्योंकि राहु केतु कोई पिंड नहीं है। इसीलिए अगर बृहस्पति के साथ कोई दूसरा ग्रह बैठा हुआ है तो स्थान हानि वाला नियम नहीं लगाना है, क्योंकि बृहस्पति जला
प्रकाश फैलाया, उसके नीचे अंधेरा हुआ। दूसरा ग्रह जो बगल में बैठा होगा, उसके उस ग्रह की अपना अपना भी कुछ प्रकाश होता है, उसके प्रकाश से वो बृहस्पति के नीचे वाला दीपक तले अंधेरा कुछ ना कुछ दूर होगा। पहला नियम। दूसरा नियम, अगर सूर्य या चंद्रमा की दृष्टि बृहस्पति पर पड़ जाएगी तो अंधेरा एकदम से दूर हो जाएगा। क्यों? सूर्य चंद्रमा तो पूरा प्रकाश का स्रोतमय है ना। वो सामने से जब बृहस्पति पे मारेगा लाइट, सारा अंधेरा दूर। तो बृहस्पति के साथ चाहे कोई भी ग्रह हो, राहु और केतु को छोड़ के, तो उस ग्रह की लाइट काम कर जाएगी। सूर्य चंद्रमा साथ होंगे तब भी काम करेगा, बुध होगा तब भी, शनि होगा तो भी, लेकिन शनि दृष्टि डाल के नहीं दूर कर पाएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि में लाइट नहीं है। सूर्य और चंद्रमा की दृष्टि में लाइट है, क्योंकि वो लाइट है ही, प्रकाश है ही। और जो बुध है, शुक्र है, इनकी लाइट क्या होती है? जैसे हमारी आपकी लाइट है, हमारे और आपके अंदर भी प्रकाश होता है भैया। हर चीज में जो पिंड है उसकी अपनी एक चमक होती ही होती है। कह दीजिए काले रंग में चमक नहीं होती है? काली मोटरसाइकिल जब आप ले करके आते हैं तो चमचमाती है कि नहीं हो? चमचमाती है। सब चीज में लाइट है अपना। तो बृहस्पति के साथ कोई हो या दृष्टि पड़ जाए सूर्य चंद्रमा की, तो ये कारक भाव नाश का सिद्धांत नहीं लगाना है। दीपक तले अंधेरा तो हुआ, लेकिन दूसरे दीपक ने उस अंधेरे को क्या कर दिया? दूर कर दिया है। ठीक है। एक दूसरा सिद्धांत भी काम करता है यहाँ पे। सबसे भारी प्लानेट कौन सा है? बृहस्पति है। हम सभी रहते कहाँ हैं? वेयर डू बी ऑल लिव? हम सभी कहाँ रहते हैं? अंतरिक्ष में। पृथ्वी हमारी कहाँ है? अंतरिक्ष में ही तो है। सब कुछ अंतरिक्ष में है, स्पेस में है। तो हम लोग कहाँ रहते हैं? हमारा घर कहाँ है? स्पेस में। पृथ्वी स्पेस में है। स्पेस की एक अपनी एक चद्दर होती है। वही जो चद्दर होती है, आप पढ़िए आज, करिएगा, यूट्यूब करिएगा, साइंस वैज्ञानिक सब कह रहे हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड आकाश में है। और आकाश क्या है? ये एक बहुत महीन चद्दर है जिस पे सब टिका हुआ है, सब ऊपर पीछे आगे नीचे। वह चद्दर इतनी महीन है लेकिन बहुत मोटी है। इतनी मोटी है कि ऊपर से नीचे हर यहाँ से लेकर के एंड्रोमेडा गैलेक्सी या अगली गैलेक्सी तक है वो चद्दर, लेकिन इतनी महीन है कि दिखती नहीं है। उसी चद्दर पे सब टिका। वही चद्दर वास्तव में परमेश्वर है, जिस पे ये सब टिका है, स्पेस। जो अभी मैं कह रहा था कि एक ऐसा परमेश्वर है जो कुछ करता नहीं है, सबसे करवाता है। ये पृथ्वी स्पेस में है, सूर्य स्पेस में है, चंद्रमा स्पेस में है। ये एक बहुत महीन चद्दर है। आसमान तो नहीं, आसमान उसको बोलते हैं निखिल जी, ऊपर को। जहां आप बैठे हैं, आपको जो ऊपर दिखे वो आसमान है। आसमान मतलब ये स्पेस नहीं है। दोनों शब्दों में अंतर है। आसमान माने ऊपर। ये जो आपके ऊपर छत है ना, ये भी आपका आसमान है। ऊंचाई पे जाना, कहते नहीं कि अरे भैया इतनी तरक्की किया, आसमान पे पहुंच गया, मतलब ऊंचाई पे पहुंचा। जबकि स्पेस ऊंचाई पे नहीं है, नीचे भी है, पृथ्वी के नीचे भी, जहां पृथ्वी खत्म है। तो स्पेस और आकाश दोनों में अंतर है। तो देखिए, ये सब कुछ कहाँ है? स्पेस में है। और स्पेस में जो जितनी भारी चीज होती है वह स्पेस को उतनी अधिक दबाती है। मच्छरदानी लगा के कभी सोए हैं? नहीं। मान लीजिए आप सोए हैं, मच्छरदानी लगाए हुए हैं। अब उसी मच्छरदानी पे एक गेंद रखिए। वह गेंद क्या करेगी? मच्छरदानी को दबाएगी, तो थोड़ा सा ऐसे, जो एकदम सिंपल है, ऐसे सीधा सीधा, वो थोड़ा दब जाएगा वहां पे। लेकिन एक और भारी गेंद रखिए थोड़ी दूर पे। जहां भारी वाली गेंद रहेगी वहां पर मच्छरदानी ज्यादा दबेगी। तो ऐसे ये जो स्पेस है ना, हमारे सौरमंडल में बृहस्पति उस स्पेस को ज्यादा दबाता है, क्योंकि वो ज्यादा भारी है।
वो ज्यादा दबाता है। तो बृहस्पति इसीलिए कुंडली में जहां बैठता है, ये जो 12 भाव है ये भी स्पेस ही है, उस भाव को ज्यादा दबाता है, उस भाव में कर्व आ जाता है। अब एक चीज बताइएगा, एक मच्छरदानी है, आप उसके ऊपर कुछ रख दिए, एक चीज, उसने दबा दिया। अभी आज जाके प्रैक्टिकल करिएगा, उसी जहां पर एक सामान आपने रखा वो दबाया, उसी से थोड़े थोड़े दूर पे और कई सामान रख दीजिएगा, पता चलेगा पूरी मच्छरदानी दब के फिर एक समतल ऐसे एक रखेंगे तो ज्यादा गड्ढा नुमा दिखेगा, कई रखेंगे तो धीरे धीरे अन्य जो रखे हैं वो उसको बैलेंस करके बीच में समतल बना देंगे। तो बृहस्पति जहां बैठा वहां पे कर्व ज्यादा हुआ, जब अन्य ग्रह उसके साथ में आके बैठे तो ऐसे यहाँ दबा वहां दबा वहां, ऐसे दब करके वो जो बृहस्पति ने गड्ढा बनाया था वो गड्ढा भी समतल जैसा दिखने लगा। तो इसीलिए बृहस्पति के साथ ग्रह होने पर कोई वो कर्व कम हो जाता है असर, तब भी स्थान हानि कम होती है। चलिए, अब बृहस्पति से क्या क्या विचार होता है कल देखेंगे। ग्रहों से विचारणीय व्यवसाय को आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, वो आप लोगों के जिम्मे है। ठीक है, धन्यवाद।